हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज नया लेक्चर शुरू करेंगे। देखो, हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व का राजनीतिक व्यवस्था जो थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसी में एक थोड़ा सा कुछ बचा हुआ उसका पार्ट, वो कंप्लीट करेंगे। साथ में यूनानी आक्रमण जो भारत पे हुए उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये समझ लो, एक छठी शताब्दी ईसा पूर्व का लास्ट लेक्चर, और इसी में थोड़ा सा यूनानी आक्रमण को भी ऐड कर देंगे। तो उसके 2-4 क्वेश्चन है, बस उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ था? राजस्थान में। राजस्थान का जो जयपुर क्षेत्र है ना, वहाँ पे मत्स्य मत्स्य जनपद स्थित था, है ना। और विराटनगर इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी, कौन सी थी? तो चंपा थी। देखो, मगध की राजधानी चंपा थी। और ये कहाँ था? भागलपुर वाला क्षेत्र है ना, जो बिहार वाला, उस साइड में था। अच्छा, पहला राजवंश, मगध में पहला राजवंश था बृहद्रथ, बृहद्रथ वंश, जिसका पहला राजा था बृहद्रथ ही राजा था। उसी के नाम पर इसका राजवंश, ये राजवंश चला था। उसका पुत्र था, बृहद्रथ का पुत्र था जरासंध, जिसने पहली बार राजगृह यानी गिरिब्रिज बोलते थे, गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था बिंबिसार। मतलब इस वंश का नहीं, मतलब मगध का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था, जो हर्यक वंशी था, हर्यक वंश का था। और इसी का पुत्र था अजातशत्रु। उसके बाद फिर उसका पुत्र उदयन होता है। इस तरह से ये मगध साम्राज्य चलता है, ठीक है। और उदयन ने ही पहली बार किसको? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? श्रावस्ती का नगर विन्यास बताना है आपको, किस आकृति में था? तो यह था अर्धचंद्राकार। इस तरह से होता है ना, आधा चंदा, इस तरह से था, ठीक है। अर्धचंद्राकार था। ओके, चलो अगला देते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? देखो, पिता की हत्या के लिए जाना जाता है कौन? पितृहंता बोलते हैं अजातशत्रु को। उसके बाद देखो, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। उसके बाद अजातशत्रु की भी हत्या करता है कौन? उसका पुत्र उदयन। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है, तो देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखना आप, दोनों ऑप्शन में है तो आपको अजातशत्रु टिक लगाना है। अजातशत्रु ऑप्शन में नहीं, उदयन है, तो उदयन भी पितृहंता था, है ना, उसने भी अपने पिता की हत्या की थी, ठीक है। चलो, किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? वज्जी को हराकर इसमें मिला लिया था, है ना। किसने मिलाया था, ये पूछा है आपसे। तो ये मिलाया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने वज्जीगढ़ राज्य को इसमें मिला लिया था। किसमें? मगध में मिला लिया था, ठीक है जी। अगला, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा पर, मतलब मालवा को किसने अपने राज्य में मिलाया था? यही बात है, सीधी सी डायरेक्ट बात ना होकर सीधी सी ये है। शिशुनाग वंश ने, शिशुनाग वंशी था शिशुनाग। मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला दिया था, मगध में मिलाया था, ठीक है, शिशुनाग ने। अगला, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद महापद नंद, ये तो सब जानते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद, है ना। उसको उग्रसेन भी बोलते थे, पुराणों में उसे महापद नंद, सर्वछत्तांतक, अपरो परशुराम, ये अन्य नाम भी है उसके, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन? देखो, नंद के पास आता है कौन सा? मौर्य वंश। नंद वंश, घनानंद अंतिम शासक था, उसकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, अगला देखते हैं, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है, इसमें से किसमें राजा नंद के बारे में बताया गया है? तो कौन सा है? यह खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें महापद नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाने का, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वैसे, महापद नंद द्वारा कलिंग में एक नहर खुदवाने का भी प्रमाण मिलता है इसी में, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख बोलते हैं, खारवेल द्वारा बनाया गया था। ओके, अगला, निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उससे पहले भी हैं हर्यक वंश, फिर शुंग वंश, है ना। तो देखो, सबसे पहले इनके हिसाब से आपका हर्यक वंश 544 से 412 तक, ठीक है। उसके बाद में आएगा नंद वंश, हर्यक वंश, हाँ, फिर आएगा नंद वंश, हर्यक वंश मतलब चौथा, फिर पहला नंद वंश, उसके बाद में आएगा फिर मौर्य वंश 3, और लास्ट में आता है शिशुनाग वंश, है ना। शुंग वंश ये वाला 2 वाला, तो कौन सा? 4 1 3 2, ऑप्शन बी, ठीक है। कहते हैं, निम्नलिखित को पढ़ें। ए और बी को पढ़ना है भाई, आपको बताना है, ए और बी दिए हैं, ठीक है। विश्व में सभी भागों में ईसवी
ईसवी पूर्व 6वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक उथल पुथल, मतलब 6वीं ईसा पूर्व में एक महान धार्मिक उथल पुथल का कार्य था। सही है बात, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है। 6वीं ईस्वी में, ईसा पूर्व में ये धार्मिक उथल पुथल बहुत होती है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ये कारण था धार्मिक उथल पुथल का। वैदिक धर्म ये जटिल तो हो चुका था, ये बात तो सही है, लेकिन ये कारण नहीं था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल हुई। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। है ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है। चलो देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? जीवक के बारे में बताना, तो किसके में था? ये बिंबिसार के दरबार में। जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था, ठीक है। अगला देखते हैं। कालपी नगर किस नदी के तट पर? इंपॉर्टेंट है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर है। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर है कालपी नगर। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको कालप्रिया बोलते हैं। प्राचीन काल में से कालप्रिया बोलते थे, जो आगे चल के इसका नाम संक्षिप्त हो गया और कालपी नाम हो गया ना। पहले कालप्रिया बोलते थे इसको, कालपी को। ओके, अगला देखते हैं। आपको सूची 1 से सूची 2 मिलानी है, ठीक है। तो मिलाओ। कुरु कहाँ है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, 4 हो गया पहले में। पांचाल की अहिछत्र, 3 हो गया। कौशल की कौन? साकेत। और कौशाम्बी की वत्स। वत्स की कौशाम्बी, ठीक है। वत्स की कौशाम्बी। तो कितने हो गए? 4 3 4 3 1 2 है ना। 4 3 1 2, ठीक है। देख लेते हैं। 4 3 1 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 3 1 2, ठीक है। चलो अब लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य बताना है। श्रेणी के बारे में असत्य। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन था, सही है। चलो बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी बात सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी, ये भी बात सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही गलत है। क्यों? उत्तर भारत के साथ साथ यह दक्षिण भारत में भी थी, दक्षिण भारत में भी प्रचलित थी, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण, ठीक है। तो यूनानी आक्रमण देखते हैं। सिकंदर, पहला क्वेश्चन है इसमें। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर ने अटैक किया तो उस टाइम पे नंद वंश का, नंद वंश में घनानंद का शासन था। सिकंदर ने जब इस पर आक्रमण किया था क्या उत्तर भारत में। अच्छा, यूनानी लेखकों में इसको, घनानंद को अग्रमीज, जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ बताता है, अग्रमीज बोलते हैं इसको, है ना, यूनानी लेखों में, ठीक है। भद्रशाल इसका सेनापति था घनानंद का, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ देता है। सही है बात? बिल्कुल, हाँ बताओ। सही है, एकदम सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं भैया, पराजित कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। उसको तो धन लूटना था, धन लूटा और वापस चला गया। 325 ईस्वी में वापस चला गया। 326 में उसने स्टार्टिंग की और 325 में वापस चला गया। 2 साल तक रहता है, ठीक है। ए सही है, आर गलत है। कौन सा है? ए सही, आर गलत, ठीक है जी। देख लेते हैं कौन सा है। ऑप्शन सी होगा, ए सही आर गलत, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किसी भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किए थे? जब वहाँ के आदमी जो है ना, मतलब पुरुष जो है मर जाते हैं या फिर छत विचत हो जाते हैं, तो स्त्रियाँ जो है शस्त्र धारण करती। कौन सी जगह थी ये पूछा है। तो कौन सी थी? ये थी मस्सग। मस्सग। देखो, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गण राज्य था। सीमांत मतलब सीमा का अंत होने वाला, जहाँ सीमांत लास्ट हो रही है उसको बोलते हैं सीमांत। अश्वक, इसी की राजधानी थी मस्सग। अश्वक की राजधानी थी मस्सग। यहीं की स्त्रियों ने जो है शस्त्र धारण किया था सिकंदर के खिलाफ, ठीक है। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, ये आपको बताना है सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। इनमें से किस कारण से सिकंदर इतना सफल हुआ? आपको बताना है चारों में से कौन कौन से कारण थे, ठीक है। चलो, तो पहला कारण है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। एकदम राइट है। बिखरे हुए थे सब, अपने अपने राग में मस्त थे। ये मेरा राज्य, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बात सही है, उसकी बेहतर फौज थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी कारण तो वो इतना सफल हुआ। और अंग्रेज भी इतने सफल हुए, देशद्रोही शासकों ने बहुत हेल्प किया है, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। अच्छा प्रशासक होने के बारे में उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, इससे पता चलता है कि वो अच्छा प्रशासक था, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, डी नहीं होगा। डी मत मार देना, सभी नहीं है, बी होगा, ठीक है। 1 2 3। अगला देखते हैं। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। क्या नाम था? पुर या पोरस। पोरस को सिकंदर ने हराया था, लेकिन
पुरुष की या पुरु की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना मित्र बना लिया था। इसने किसने? सिकंदर ने। बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? इनमें से तो ये डायमेकस नहीं आया था। देखो, डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंबुसार के दरबार में भेजा था, बिंबुसार के राज्य में भेजा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन ही गलत है। बाकी नियार्कस, अनेस्टिक्रिटस, अरिस्टोबुलस ये सब आए थे। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर हो गया। आशा है आपको पसंद आएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को बताइए, शेयर वेयर करते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।